तुम्हें याद होगा, मैं उनके बड़े बेटे राजर्स को घुड़सवारी सिखाया करता था, इसलिए वहां जाने में किसी किस्म की झिझक या रुकावट ना हुई। जब मैं पहुंचा तो राजर्स ने कहा, आज इतनी जल्दी क्यों कृपिन? अभी तो वक्त नहीं हुआ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ हाँ मालूम है, मगर तुमने उसे गाली दी थी। मैंने किसी कदर झेपते हुए कहा, मैंने गाली नहीं दी थी, सिर्फ ब्लडी कहा था। सिपाहियों में इस तरह की बदजबानी एक आम बात है, मगर एक राजपूत ने मेरी शिकायत कर दी थी। आज मैंने उसे एक संगीन जुर्म में पकड़ लिया है। खुदा ने चाहा तो कल उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। मैंने आज रात को उसे एक औरत से बात करते देखा है, बिल्कुल उस वक्त जब वह ड्यूटी पर था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इतना कमीना नहीं है। लुइसा के चेहरे का रंग का कुछ हो गया। अजीब पागलपन से मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने और क्या देखा? मैंने कहा, जितना मैंने देखा है उतना उस राजपूत को जलील करने के लिए काफी है। जरूर उसकी किसी से आशा नहीं है, और वह औरत हिंदुस्तानी नहीं, कोई यूरोपियन लेडी है। मैं कसम खा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बिल्कुल उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे प्रेमी प्रेमिका किया करते हैं। लुइसा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी, मैं कितना कमीना हूँ, इसका अंदाजा तुम खुद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे कमीना कहो, मुझे धिक्कारो। मैं दरिंदे वहशी से भी ज्यादा बेरहम हूँ, काले सांप से भी ज्यादा जहरीला हूँ। वह खड़ी दीवार की तरफ ताक रही थी कि इसी बीच राजर्स का कोई दोस्त आ गया। वह उसके साथ चला गया। लुइसा मेरे साथ अकेली रह गई तो उसने मेरी ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखकर कहा, कृपिन, तुम उस राजपूत सिपाही की शिकायत मत करना। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? लुइसा ने सर झुकाकर कहा, इसलिए कि जिस औरत को तुमने उसके साथ बातें करते देखा वह मैं ही थी। मैंने और भी चकित होकर कहा, तो क्या तुम उसे? लुइसा ने बात काटकर कहा, चुप, वह मेरा भाई है। बात यह है कि मैं कल रात को एक जगह जा रही थी, तुमसे छिपाऊंगी नहीं। कृपिन, जिसको मैं दिलो जान से ज्यादा चाहती हूँ, उससे रात को मिलने का वादा था। वह मेरे इंतजार में पहाड़ के दामन में खड़ा था। अगर मैं न जाती तो उसकी कितनी दिल शिकनी होती। मैं जूं ही मैगजीन के पास पहुंची, उस राजपूत सिपाही ने मुझे टोक दिया। वह मुझे फौजी कायदे के मुताबिक सार्जेंट के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे बहुत अनुनय विनय करने पर मेरी लाज रखने के लिए फौजी कानून तोड़ने को तैयार हो गया। सोचो, उसने आनंद सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मैंने उसे अपना भाई कहकर पुकारा है और उसने भी मुझे बहन कहा है। सोचो, अगर तुम उसकी शिकायत करोगे तो उसकी क्या हालत होगी। वह नाम न बतलाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर उसके गले पर तलवार भी रख दी जाएगी तो भी वह मेरा नाम ना बताएगा। मैं नहीं चाहती कि एक नेक काम करने का उसे यह इनाम मिले। तुम उसकी शिकायत हरगिज मत करना, तुमसे यही मेरी प्रार्थना है। मैंने निर्दय कठोरता से कहा, उसने मेरी शिकायत करके मुझे जलील किया है। ऐसा अच्छा मौका पाकर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब तुमको यकीन है कि वह तुम्हारा नाम नहीं बताएगा तो फिर उसे जहन्नुम में जाने दो। लुइसा ने मेरी तरफ घृणा पूर्वक देखकर कहा, चुप रहो कृपिन, ऐसी बातें मुझसे ना करो। मैं इसे कभी गवारा ना करूंगी कि मेरी इज्जत आबरू के लिए उसे जिल्लत और बदनामी का निशान बनना पड़े। अगर तुम मेरी ना मानोगे तो मैं सच कहती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस वक्त तो मैं सिर्फ प्रतिशोध का प्यासा था, अब मेरे ऊपर वासना का भूत सवार हो गया। मैं बहुत दिनों से दिल में लुइसा की पूजा किया करता था, लेकिन अपनी बात कहने का साहस ना कर सकता था। अब उसको बस में लाने का मुझे मौका मिला। मैंने सोचा, अगर यह उस राजपूत सिपाही के लिए जान देने को तैयार है तो निश्चय ही मेरी बात पर नाराज नहीं हो सकती। मैंने उसी निर्दय स्वार्थपरता के साथ कहा, मुझे सख्त अफसोस है मगर अपने शिकार को छोड़ नहीं सकता। लुइसा ने मेरी तरफ बेकस निगाहों से देखकर कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने निर्दय निर्लज्जता से कहा, नहीं लुइसा, यह आखिरी फैसला नहीं है। तुम चाहो तो उसे तोड़ सकती हो, यह बिल्कुल तुम्हारे इनकाम में है। मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ यह आज शायद तुम्हें मालूम ना हो, मगर इन 3 सालों में तुम एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। अगर तुम मेरी तरफ से अपने दिल को नरम कर लो, मेरी मोहब्बत की कद्र करो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं आज एक मामूली सिपाही हूँ और मेरे मुंह से मोहब्बत का निमंत्रण पाकर शायद तुम दिल में हंसती होगी, लेकिन एक दिन मैं भी
कप्तान हो जाऊंगा और तब शायद हमारे बीच इतनी बड़ी खाई ना रहेगी। लुइसा ने रोकर कहा, क्रिपिन, तुम बड़े बेरहम हो। मैं तुमको इतना जालिम ना समझती थी। खुदा ने क्यों तुम्हें इतना संगदिल बनाया? क्या तुम्हें इस बेकस औरत पर जरा भी रहम नहीं आता? मैं उसकी बेचारगी पर दिल में खुश होकर बोला, जो खुद संगदिल हो उसे दूसरों की संगदिली की शिकायत करने का क्या हक है? लुइसा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बेरहम नहीं हूँ। क्रिपिन, खुदा के लिए इंसाफ करो। मेरा दिल दूसरे का हो चुका। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती और शायद वह भी मेरे बगैर जिंदा ना रहे। मैं अपनी बात रखने के लिए, अपने ऊपर नेकी करने वाले एक आदमी की आबरू बचाने के लिए अपने ऊपर जबरदस्त करके अगर तुमसे शादी भी कर लूं तो नतीजा क्या होगा? जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं पैदा होती। मैं कभी तुमसे मोहब्बत ना करूंगी। दोस्तों, आनी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दाफाश करते हुए मेरे दिल को बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है। मुझे उस वक्त वासना ने इतना अंधा बना दिया था कि मेरे कानों पर जूं तक ना रेंगी। बोला, ऐसा मत ख्याल करो लुइसा, मोहब्बत अपना अपना असर जरूर पैदा करती है। तुम इस वक्त मुझे ना चाहो, लेकिन बहुत दिन ना गुजर पाएंगे कि मेरी मोहब्बत रंग लाएगी। तुम मुझे स्वार्थी और कमीना समझ रही हो। समझो, प्रेम स्वार्थ होता ही है। शायद वह कमीना भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह नफरत और बेरुखी बहुत दिनों तक ना रहेगी। मैं अपने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत लूंगा जो मिल सके। लुइसा 15 मिनट तक भीषण मानसिक यातना की हालत में खड़ी रही। जब उसकी याद आती है तो जी चाहता है गले में छुरी मार लूं। आखिर उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है क्रिपिन, अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो यही सही। तुम इस वक्त जाओ, मुझे खूब जी भर कर रो लेने दो। यह कहते कहते कप्तान नॉक्स फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, अगर आपको यह दर्द भरी दास्तान कहने में दुख हो रहा है तो जाने दीजिए। कप्तान नॉक्स ने गला साफ करके कहा, नहीं भाई। वह किस्सा के पास जाता और उसके दिल से अपने प्रतिद्वंदी के ख्याल को मिटाने की कोशिश करता। वह मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल आती, खुश होकर बातें करती, यहाँ तक कि मैं समझने लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। इसी बीच यूरोपियन लड़ाई छिड़ गई। हम और तुम दोनों लड़ाई पर चले गए। तुम फ्रांस गए, मैं कमांडिंग अफसर के साथ मिस्र गया। लुइसा अपने चाचा के साथ यहीं रह गई। रॉजर्स भी उसके साथ रह गया। 3 साल तक मैं लाम पर रहा। लुइसा के पास से बराबर खत आते रहे। मैं तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो गया और कमांडिंग अफसर। कुछ दिन और जिंदा रहते तो जरूर कप्तान हो जाता, मगर मेरी बदनसीबी से वह एक लड़ाई में मारी गई। आप लोगों को उस लड़ाई का हाल मालूम ही है। उनके मरने के 1 महीने बाद मैं छुट्टी लेकर घर लौटा। लुइसा अब भी अपने चाचा के साथ ही थी, मगर अफसोस, ना वह हुस्न थी, ना वह जिंदा दिली, घुलकर कांटा हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। मुझे अब मालूम हो गया कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी गहरी थी। मुझसे शादी का वादा करके भी वह अपनी भावनाओं पर विजय ना पा सकी थी। शायद इसी गम में कुड़-कुड़ कर उसकी हालत हो गई थी। एक दिन मैंने उससे कहा, लुइसा, मुझे ऐसा ख्याल होता है कि शायद तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल ना सकी। अगर मेरा यह ख्याल ठीक है तो मैं उस वादे से तुमको मुक्त करता हूँ। तुम शौक से उसके साथ शादी कर लो। मेरे लिए यही इत्मीनान काफी होगा कि मैं दिन रहते घर आ गया। मेरी तरफ से अगर कोई मलाल हो तो उसे निकाल डालो। लुइसा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। बोली, वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्रिपिन, आज 6 महीने हुए वह फ्रांस में मारे गए। मैं ही उनकी मौत का कारण हुई, यही गम है। फौज से उनका कोई संबंध ना था। अगर वह मेरी ओर से निराश ना हो जाते तो कभी फौज में भर्ती होते। मरने ही के लिए वह फौज में गए, मगर तुम अब आ गए। मैं बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की काबिलियत ज्यादा हो गई। तुम्हारे पहलू में अब कोई कांटा नहीं रहा और न मेरे दिल में कोई गम। इन शब्दों में व्यंग भरा हुआ था, जिसका आशय यह था कि मैंने लुइसा के प्रेमी की जान ली। इसकी सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? इसके प्रायश्चित की अगर कोई सूरत थी तो यही कि लुइसा की इतनी खातिरदारी, इतनी दिलजोई करूं, उस पर इस तरह न्योछावर हो जाऊं कि उसके दिल से यह दुख निकल जाए
इसके 1 महीने बाद शादी का दिन तय हो गया। हमारी शादी भी हो गई। हम दोनों घर आए। दोस्तों की दावत हुई, शराब के दौर चले। मैं अपनी खुशनसीबी पर फूला नहीं समाता था। और मैं ही क्यों, मेरे इष्ट मित्र सब मेरी खुशकिस्मत पर मुझे बधाई दे रहे थे। मगर क्या मालूम था तकदीर मुझे यूं सबज बाग दिखा रही है। क्या मालूम था कि यह वह रास्ता है जिसके पीछे जालिम शिकारी का जाल बिछा हुआ है। मैं तो दोस्तों की खातिर तवज्जो में लगा हुआ था। उधर लुइसा अंदर कमरे में लेटी हुई इस दुनिया से रुखसत होने का सामान कर रही थी। मैं एक दोस्त की बधाई का धन्यवाद दे रहा था कि राजर्स ने आकर कहा, क्रिपिन चलो लुइसा तुम्हें बुला रही है, चलो लुइसा तुम्हें बुला रही है, जल्द। उसकी न जाने क्या हालत हो रही है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दौड़ता हुआ लुइसा के कमरे में आया। कप्तान नॉक्स की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आवाज फिर भारी हो गई। जरा दम लेकर उन्होंने कहा, अंदर जाकर देखा तो लुइसा कोच पर लेटी हुई है। उसका शरीर ऐंठ रहा था। चेहरे पर भी उसी ऐंठन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोली, क्रिपिन मेरे पास आ जाओ। मैंने शादी करके अपना वचन पूरा किया। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और ना दे सकती थी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत पहले ही दूसरी की भेंट कर चुकी हूँ। मुझे माफ करना, मैंने जहर खा लिया है और बस कुछ घड़ियों की मेहमान हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल पर एक तस्तर सा लगा। घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया। रोता हुआ बोला, लुइसा यह तुमने क्या किया? हाय, क्या तुम मुझे दाग देकर जल्दी चली जाओगी? क्या अब कोई तदवीर नहीं है? फौरन दौड़कर एक डॉक्टर के मकान पर गया, मगर आह जब तक उसे साथ लेकर आऊं। मेरी वफा की देवी सच्ची लुइसा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई थी। सिर्फ उसके सिरहाने एक छोटा सा पुर्जा पड़ा हुआ था, जिस पर उसने लिखा था, अगर तुम्हें मेरा भाई श्रीनाथ नजर आए तो उससे कह देना लुइसा मरते वक्त भी उसका एहसान नहीं भूली। यह कहकर नॉक्स ने अपनी वास्केट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और उसमें से कागज का एक पुर्जा निकालकर देखते हुए कहा, चौधरी यही मेरे उस अस्थाई सौभाग्य की स्मृति है जिसे आज तक मैंने जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। आज तुमसे परिचय हो गए होंगे, मगर शुक्र है कि तुम जीते जागते मौजूद हो। यह अमानत तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। अब अगर तुम्हारे जी में आए तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि उस स्वर्गिक जीव का हत्यारा मैं हूँ। यह कहते कहते कप्तान नॉक्स फैलकर कुर्सी पर लेट गए। हम दोनों ही की आंखों में आंसू जारी थे, मगर जल्दी ही हमें अपने तत्कालीन कर्तव्य की याद आ गई। नॉक्स को सांत्वना देने के लिए मैं कुर्सी से उठकर उसके पास गया, मगर उसका हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में कपकपी सी आ गई। हाथ ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसा आखिर घड़ियों में होता है। मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा और डॉक्टर चंद्र को पुकारा। डॉक्टर साहब ने आकर फौरन उसकी छाती पर हाथ रखा और दर्द भरे लहजे में बोले, दिल की धड़कड़ा उठी, कड़कड़ कड़कड़, प्रेम चालीसा से। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।